हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का एसएससी के लिए और आने वाले सभी एग्जाम यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम के लिए जहाँ जहाँ इतिहास आएगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हमारी चल रही हैं। एनसीईआरटी पर आधारित हमारे प्रश्न संग्रह हैं और आज जो टॉपिक रहेगा वो है मौर्य साम्राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, प्राचीन भारत का मौर्य साम्राज्य। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? बताइए किसने स्थापित किया था पहला भारतीय साम्राज्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं पहला भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क ने, हर्ष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या समुद्रगुप्त ने? भैया चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले विशाल साम्राज्य किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। एक और बात समझना भैया, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश की स्थापना की इसने, प्रथम भारत साम्राज्य है, इंपोर्टेंट साम्राज्य। दूसरा भी चंद्रगुप्त मौर्य को भैया यूनानी इतिहासकारों में सेंड्रियोकोटस कहा गया, याद रखना इसी को सेंड्रियोकोटस कहा गया है। क्वेश्चन पूछ ले सेंड्रियोकोटस किसका नाम है? ये भैया चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे भैया आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहते हैं, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्होंने किताब लिखी आचार्य चाणक्य जी ने, अर्थशास्त्र। और ये किसके गुरु थे? ये गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य को यही लेके आए हैं आचार्य चाणक्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और साथ ही साथ मगध साम्राज्य को पावरफुल बना दिया इसने, मगध साम्राज्य को। और मगध साम्राज्य की राजधानी मौर्यों के समय क्या थी? यानी मौर्यों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र, याद रखना था। मौर्यों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। सेंड्रियोकोटस को चंद्रगुप्त के रूप में पहचाना किसने? देखो अभी हम बात कर रहे थे, यूनानी ग्रंथों में बात होती है सेंड्रियोकोटस, लेकिन वो इतिहासकार कौन है जिसने इसको कहा कि भैया यूनानी ग्रंथों में इसको सेंड्रियोकोटस कहते हैं? तो विलियम जोन्स ने कहा था कि भैया सेंड्रियोकोटस कौन है यूनानी ग्रंथों में? सेंड्रियोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ये बताया किसने? ये बताया हमें भैया किसने? विलियम जोन्स ने। और सिर्फ सेंड्रियोकोटस नहीं, एंड्रियोकोटस भी कहते थे भैया। एंड्रियोकोटस किसके नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है प्यारे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? तो भैया उसका बेटा बैठा बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंबिसार तो भैया हर्यक वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार और यही इस साम्राज्य पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। भैया इसको अमित्रघात भी कहा जाता है। ये इसके नाम क्या है? अमित्रघात यही है, अमित्रचेष्टस यही है, अमित्रचेष्टस। और इसी को कहा जाता है सिंहसेन। ये सारे के सारे नाम किसके मेरे भाई? ये सारे के सारे नाम बिंदुसार के हैं। और इसी को कहा जाता है भैया पुत्र का पिता, और पिता का पुत्र के नाम से भी कौन जाना जाता है? बिंदुसार, पिता का पुत्र। क्योंकि इसका बेटा भी बहुत ताकतवर था, इसका पिता भी बहुत ताकतवर था। किसका? बिंदुसार का। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, वीडियो को शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? बताइए कहाँ तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो हिंदुकुश पर्वत यानी लगभग अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान, बल्कि ईरान कह लो, ईरान तक। हिंदुकुश पर्वत ईरान में भी फैला है, तो ईरान तक इसका साम्राज्य था प्यारे बच्चों, याद रखना। इधर कश्मीर तक उत्तर में, उत्तर पश्चिम में अगर बात करें तो हिंदुकुश पर्वत तक, यहाँ तक इसका साम्राज्य था। दक्षिण की बात करेंगे तो कर्नाटक तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक तक भी भैया इसकी सीमा थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और इधर बात करेंगे भैया इसकी जो सीमा है, अगर हम इधर जाएंगे तो कहाँ तक है? इधर इसकी साम्राज्य कहाँ तक? बंगाल तक। पूरा साम्राज्य किसका? ये चंद्रगुप्त मौर्य का, बहुत बड़ा साम्राज्य। सेल्यूकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेटर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया या राज्य ने पराजित किया? तो बताइए किस राजा ने इसको पराजित किया था? ये राजा ही होगा, राजा ने। किसने हराया था सेंड्रियोकोटस को? भैया चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईस्वी में लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, BC में, ईसा पूर्व में।
और इसी को हराया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये भी बताना कि इस युद्ध का आई विटनेस कौन था। तो एप्पियानस नाम के व्यक्ति ने इस युद्ध का वर्णन किया है, वो इसका आई विटनेस था। एप्पियानस इतिहासकार, उसी ने वर्णन किया है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच होने वाले 305 बीसी के युद्ध को। ठीक भैया। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जान बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर दिया था। अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? बताइए, दाईं से बाईं लिखी जाती थी कौन सी लिपि? ब्रह्मी, देवनागरी, शारदा या खरोष्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे भाई। खरोष्टी लिपि इनमें से भी ये क्या थी? दाईं से बाईं, बाकी सब बाईं से दाईं लिखी जाती है। उर्दू भी बाईं से दाईं लिखी जाती है, दाईं से बाईं लिखी जाती है, जैसे खरोष्टी लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी दूत कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर से जब शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से, तो भैया उसी ने भेजा था मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज यूनानी दूत था। किसका दूत था? ये दूत था भैया सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर ने ही भेजा था, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है भैया, याद रखना सेल्यूकस निकेटर का था आंसर। ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है जी, ओके। और ये भी याद रखना, एक बुक लिखी इसने कौन सी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बुक का लेखक भी कौन है? सॉरी, मेगास्थनीज ने बुक लिखा, उस बुक का नाम इंडिका। इंडिका बुक का लेखक ही कौन है? मेगास्थनीज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो भैया तक्षशिला का विद्रोह, क्योंकि तक्षशिला में विद्रोह, तक्षशिला का जो राज्यपाल था भैया वो था सुसीम। अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबा नहीं पा रहा था, इसलिए बिंदुसार ने किसको भेजा? अशोक को भेजा था। और अशोक ने भैया बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस विद्रोह को दबा दिया था। आप वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया सारी की सारी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है आप लोग सामने, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? भैया अशोक का है सारनाथ स्तंभ लेख। भारत में शिलालेख और स्तंभ लेख का जनक ही कौन है? शिलालेख या स्तंभ लेख का जनक भारत में, उसका नाम है अशोक। भारत में अशोक ही शिलालेख और स्तंभ लेखों का जनक है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक को अशोक नाम लिखा गया? बताइए, कहाँ अशोक को अशोक नाम लिखा गया है? भाब्रू में, 13वां में, रोमनदेही या मास्की? तो ये मास्की और गुर्जरा दो में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सब में अशोक का नाम देव नाम प्रिय। तो अशोक का जो शिलालेखों से नाम मिला है, ज़्यादातर शिलालेखों में जो नाम है वो नाम है देव नाम प्रिय। क्या है? देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी, ये ऐसा लिखा हुआ। देव नाम प्रिय जो देवों को नाम प्रिय है, प्रियदर्शी जो सबको प्रिय है। लेकिन मास्की और गुर्जरा दो ऐसे भी लेख हैं जहाँ से अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? मास्की है। मौर्य मंत्री परिषद में कौन सा राजस्व एकत्रीकरण के लिए संबंधित था? तो बताइए, इनमें से कौन व्यक्ति भैया राजस्व इकट्ठा करता था? किसके समय? मौर्यों के समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। तो बताइए कौन सा होता था भैया? समहारता। समहारता क्या होते थे? समहारता अधिकारी था राजस्व अधिकारी। राजस्व को कौन देखता था? समहारता देखता था भैया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, एक शब्द अधिक होता था अनंतपाल। अच्छा, अनंतपाल, अनंतपाल क्या होता था? अनंतपाल होता था दुर्ग का, किलों का रक्षा करने वाला, दुर्गों का रक्षक। दुर्गों का जो किले थे उसका जो रक्षक होता था उसको कहते थे अनंतपाल, है ना भैया, याद रखना। एक होता सन्निहर्ता। सन्निहर्ता क्या होता था? बताइए, सन्निहर्ता क्या होता था? वो राजकोष का अध्यक्ष था। ये आज इकट्ठा करता था वो राजकोष का। सन्निहर्ता क्या था? सन्निहर्ता राजकोष का अध्यक्ष था भैया। किसके समय? मौर्यों के समय, याद रखना, राजकोष का अध्यक्ष था। अच्छा, ये प्रतिष्ठा या फौजदार? प्रतिष्ठा को फौजदार बोलते थे। तो ये कौन थे भैया? तो ये न्यायाधीश होते थे। प्रतिष्ठा कह लो या फौजदार, तो ये क्या थे? न्यायाधीश थे, जज हुआ करते थे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये व्यापारिक जो थे ये भी एक प्रकार के क्या थे? ये जो थे ये फौजदारी न्याय वो करते थे, यानी मामलों को देखते थे, क्रिमिनल मामलों को। और जो व्यवहारिक होते थे, व्यवहारिक ये होते थे, ये दीवानी मामलों को देखते थे, दीवानी न्यायाधीश होते थे। किसके समय? मौर्यों के समय। अगला क्वेश्चन, भाग एवं बलि क्या है? भैया भाग और बलि क्या है? टैक्स है क्या? सैनिक विभाग है, राजस्व स्रोत है, धार्मिक अनुष्ठान है? तो भैया ये क्या थे? भाग और बलि होते थे, राजस्व इकट्ठा करने के होते थे।
याद रखना ये था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोनों का वर्णन मिला भी है, ये दोनों भूमि के भाग हैं, ठीक है। और भाग तो एक अधिकारी का भी नाम होता था जो टैक्स इकट्ठा करते थे प्यारे बच्चों। चलो हम अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, ठीक है। बलि भी अर्थशास्त्र ने लिखा है, अर्थशास्त्र में लिखा था वो चाणक्य ने बलि टैक्स के बारे में, एक प्रकार का उपकर है ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? बताओ इनमें से कौन सा स्तंभ लेख अशोक का जिसमें अशोक ने कहा है कि वो मगध का सम्राट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। तो भैया वो भाब्रू में कहा है, जो भाब्रू शिलालेख था अशोक का राजस्थान में, वहाँ मिलता है कि अशोक ने बताया है। भाब्रू कहाँ? राजस्थान में, बैराट नामक जगह उस समय की, तो ये था। और इसमें अशोक ने कहा है कि भैया वो क्या है, वो मगध साम्राज्य का क्या बताया उसने, खुद को सम्राट। रज्जुक कौन होते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत बार आया कि भैया रज्जुक कौन थे, रज्जुक कौन हुआ करते थे? तो याद रखना भैया, मौर्यों के जो शासन अधिकारी थे ना, रज्जुक कहलाते थे। जो शासन अधिकारी थे, मौर्यों के शासन अधिकारी क्या थे? रज्जुक थे भैया, याद रखना। और ये भी कह लो शासन अधिकारी से ज़्यादा वैसे न्याय और दोनों मामले देखते थे, पर ये आप कह लो रज्जुक एक प्रकार का स्थानीय जज होता था। कौन? एक प्रकार से आप ये कह लो जो रज्जुक थे ये मौर्य शासन के अधिकारी, और कौन सी? जिला अधिकारी या न्याय अधिकारी होते थे, जिला न्याय अधिकारी ये होते थे। ये रज्जुक एक न्याय अधिकारी था, जिले का जिला न्याय अधिकारी था, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही था ये। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट या जिले में भैया एक प्रकार जिले क्या होते थे पहले उस समय, विस वगैरह ही होते थे, विषय प्रांत, तो उससे उसका जो न्यायाधीश अधिकारी होता था, न्यायाधिकारी होता था, वही होता था क्या? रज्जुक। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। बताओ तो संगम राज्य, जो संगम थे नीचे, उनके बारे में कौन बताते हैं? समग्र राज्य संगम में कौन थे? चोल, चेल, पांडे वगैरह, इन सब के बारे में अशोक के कौन से शिलालेख बताते हैं? भैया एक तो 12वीं में इनका वर्णन है, और 12वीं में 13वीं में है, जहाँ कलिंग होते ना वहाँ 13वीं में है। कहाँ है? 13। तो ऑप्शन में तो 13वां है ही नहीं, है ना। 13वीं में वर्णन है, 12वीं में तो ही नहीं, तो इसको 13वां कर लेना प्यारे बच्चों। 13वीं में, दूसरे और 13वीं में मिलता है। दूसरे एवं 13वें शिलालेख में इनका वर्णन है, किसका? संगम राज्य, संगम काल, चोल, चेल, पांड्या जो साउथ में राज्य थे उनका वर्णन अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? बताओ। अर्थशास्त्र जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से, सामाजिक। तो याद रखना भैया ये राजनीतिक पॉलिटिक्स की पूरी किताब है। सिर्फ इसमें 4% ही इकोनॉमी मिलेगा, 90% 6% क्या है? 96% इकोनॉमी है। तो हम क्या कहेंगे भैया, ये इकोनॉमी की बुक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ बताइए, कब हुआ था कलिंग युद्ध? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 BC में लड़ा गया था भैया कलिंग युद्ध। किसने लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था भैया 261, क्या हुआ 261 BC में। किसने? अशोक और नंदराज के बीच। नंदराज। युद्ध का कारण क्या था भाई? युद्ध के कई सारे कारण थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हाथी की डिमांड के लिए पर युद्ध हुआ था। अशोक इसमें विजयी रहा। और किसकी हार हुई थी? हार हुआ नंदराज, कलिंग का राजा। इस युद्ध का वर्णन कहाँ है भैया? खारवेल ने करवाया। इसका वर्णन कहाँ करवाया? हाथी गुफा विलेख में। हाथी गुफा विलेख, खारवेल का विलेख, इसमें वर्णन मिलता है। और दूसरा 13वें शिलालेख में भी अशोक के में किसका वर्णन मिलता है भैया? अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, बताइए किसने बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था अशोक को? उस संत का नाम बताइए। तो याद रखना, अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, कन्वर्टेड किया, तो बौद्ध बनाया था उपगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? बताओ उसकी कौन सी पत्नी ने उसको प्रभावित किया था? तो भाई कारूबा की युद्ध भी लड़ी थी, कलिंग राजकुमारी थी कारूबा की, याद रखना। इसको चारवाकी नाम भी मिल जाएगा तुम्हें। और अशोक की एक और पत्नी, ये अशोक की दूसरी पत्नी थी, याद रखना। और इससे जो बेटा हुआ था उसका नाम था भैया कुणाल। कुणाल का एक और नाम मिलता है तीवर, भी कहीं कहीं तुम्हें नाम मिलता है कुणाल का, ये वही है, ठीक है, याद रखना। चलो, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बताओ किस माध्यम से किया?
किस माध्यम से अशोक ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया, पूरे भारत में, पहले भारत की बात करूँ तो पूरे भारत में कैसे फैलाया, तो धर्म महामात्य भेजे थे, भारत और भारत के बाहर दोनों अंतर्राष्ट्रीय के अंदर धर्म महामात्य भेजकर भैया अपने बेटे और बेटी को भेज दिया था अशोक ने। महेंद्र तो पहली पत्नी से हुए थे महादेवी से, महेंद्र और संघमित्रा नाम की जो दोनों पुत्र पुत्रियों को कहाँ भेज दिया था भैया, इसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपनी बेटी को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, श्रीलंका भेजा था, याद रख। ये पूछ ले श्रीलंका अशोक ने किसको भेजा था, अपने पुत्र पुत्री को। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। एक ही सही होगा, बाकी क्वेश्चन भैया, बाकी कथन जो है 3 क्वेश्चन गलत होने हैं। आप वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलो देखते हैं। पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी एवं उत्तर में चंपा नदी तक गिरा हुआ था, नहीं भैया इससे कहीं ज़्यादा था पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा था। हाँ ये पाटलिपुत्र जो शहर की बात कर रहे हैं, ये तो ठीक लगा। चलो और देखते हैं। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूर्व में गंगा नदी है, ऐसा नहीं है। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत तो था ही नहीं, तो याद रखना। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोम नदी से घिरा था पाटलिपुत्र जो शहर था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है बताओ। अशोक ने अवंती महाजनपद को जीता जिसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी महिष्मती थी। तो बताइए कहाँ, किस किताब में इसका वर्णन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। अशोक ने किस में जीत कर, तो इसका वर्णन भैया बुद्ध घोष की एक किताब है जिसका नाम है सीमांत पसादिका, जो सीमांत पसादिका बुद्ध घोष की, उसमें इसका वर्णन है भैया, बुद्ध घोष की सीमांत पसादिका में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है बताओ। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण राज्यों का वर्णन है, तीसरे, दूसरे, 9वें या प्रथम, बताएं जल्दी से। अशोक के किस शिलालेख में आपको भैया उल्लेख मिलेगा, किसका उल्लेख मिलेगा, दक्षिण भारत के राज्यों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करिए। तो भैया किस में मिलेगा, दूसरे में, दूसरे शिलालेख में वर्णन है दक्षिण राज्यों का। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, बताओ सांची को पहले क्या कहते थे, बताएं जल्दी से। तो भाई सांची का पुराना नाम था काकनम, क्या नाम था, काकनम, मध्य प्रदेश में सांची का सबसे पुराना है। तो इसका भैया प्राचीन नाम था काकनम, ठीक है, आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ। अशोक को कहते हैं भैया प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो भैया याद रखना, मांस की रुद्राक्ष, जूनागढ़, हाथी गुफा। तो भैया अभी मैंने बताया हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल का, खारवेल ने लिखवाया था ये, उसी में खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, तो उसमें वर्णन है भैया किसका, कलिंग युद्ध का। 13वें शिलालेख में भी अशोक के, लेकिन खारवेल के इसमें है हाथी गुफा अभिलेख में। खारवेल कलिंग का राजा हुआ था भैया, उसने इसका वर्णन किया। कलिंग का राजा बना बाद में जाकर, बहुत बाद में बाद। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या उपरोक्त सभी। बताए अशोक के जो शिलालेख थे उसमें अशोक दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहा है, भैया ये सभी, शांति में अहिंसा की बात करता है, बड़ों के सम्मान की बात करता है और धार्मिक सहनशीलता, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देने की बात करता है अशोक। तो उपरोक्त सभी की बात कर रहा है भैया अशोक इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, वीडियो को आप शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। चलो अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है, बताओ। धर्म, सभी धर्म बराबर हैं, धार्मिक संश्लेषण या समन्वय की बात करता है कौन, अशोक का कौन सा शिलालेख, 12वां, दूसरा, 11वां, 13वां, बताएं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये जो 12वां शिलालेख है अशोक का, वो भैया वर्णन करता है धार्मिक सहिष्णुता की। मौर्य काल में भूमि कर जो एक राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, बताओ। जो भूमि कर था वो कौन सा अधिकारी, जो आय का महत्वपूर्ण स्रोत था मौर्यों का,
तो उसको भैया कौन इकट्ठा कर रहा था? भैया उसको सीताध्यक्ष, क्योंकि जो राज्य की भूमि थी उसको सीता भूमि कहते थे, और उस भूमि से जो टैक्स लेता था उसको सीताध्यक्ष कहते थे भैया, याद रखना, उसको सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो ये था। अगला क्वेश्चन, जैसे आप मौर्यों के समय देखेंगे उसको खालसा भूमि, सॉरी मौर्य ने क्या बोलते हैं, खिलजियों के समय उसको खालसा भूमि कहेंगे, जिसको मौर्यों के समय राज्य भूमि को सीता भूमि कह रहे हैं भैया, राज्य भूमि को सीता भूमि कहते हैं। अच्छा, निम्न अंकित या निम्नलिखित एक ही बात है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की गई है? बताओ। मैकियावेली जी ने जो पुस्तक लिखी द प्रिंस, उससे इनमें से किस किताब का वर्णन होता है? कालिदास का मालविका अग्निमित्र का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, या त्रिवल्लुर का तिरुकुल्लर? तो बताएं। द प्रिंस से कंपैरिजन किया जाता है किस पुस्तक का? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भैया, याद रखना। पहले तो मुझे बताओ, भारत का मैकियावेली किसको कहते? अगर वो आप समझ गए तो फिर आंसर कर लेंगे। तो भारत के मैकियावेली भैया कौटिल्य यानी अर्थशास्त्र, उन्हीं की किताब जो है उसी को ही मैकियावेली की द प्रिंस के बराबर की तुलना की जाती है दोनों की। तो भैया मैकियावेली और भारत के मैकियावेली कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। बताइए कौन कौन से न्यायालय थे कौटिल्य के अनुसार मौर्यकाल में? धर्म महामात्य थे, धर्म स्थानीय थे, रज्जुक थे, या कंटक थे, कंठशोधक थे? बताएं जल्दी से, इनमें से कौन कौन से थे? भैया देखो, आप जानते हैं, एक तो कौन कौन से मौर्य, सिर्फ किसकी, हम पूरे मौर्य की बात नहीं कर रहे, हम करें अर्थशास्त्र में। तो अर्थशास्त्र में जो वर्णन था प्यारे बच्चों, एक तो धर्म स्थानीय का था, रज्जुकों का वर्णन नहीं था। दूसरा कंठशोधक, दो प्रकार के अधिकारी, एक ये था एक ये था। देखो 2 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो चाणक्य अंकन शास्त्र में तो 2 ही थे भैया, जो न्याय व्यवस्था को देखने के लिए लिखे गए हैं भैया, कि ये न्याय व्यवस्था को देखते थे। कौन कौन से? एक था धर्म स्थीय और दूसरा कंटक शोधन, धर्म सत्य और कंटक शोधक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्या थे भैया चाणक्य अर्थशास्त्र में? धर्म सत्य और कंटक शोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर कह सकते हैं आप उसको, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप के चित्र के साथ रायो अशोक या राजा अशोक लिखा है? बताओ। तो अशोक की मूर्ति के साथ उभरी हुई मूर्ति है, बिल्कुल एकदम मूर्ति शिल्प उभारदार है अशोक की, और अशोक के चित्र के साथ लिखा हुआ राजा अशोक। तो बताओ कहाँ, कौन सी जगह है वो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। वीडियो को शेयर करें और आंसर बताएं। बताओ भैया, ये है कंगनहल्ली। कहाँ है ये? कंगनहल्ली। बहुत, और कंगनहल्ली कहाँ है? कर्नाटक में है ना कंगनहल्ली? तो कर्नाटक में भी है। तो अशोक का साम्राज्य कर्नाटक था। तो कर्नाटक की मूर्ति में अशोक, वहाँ मूर्ति है भैया, और अशोक का उभारदार चित्र कह लो, मूर्ति कह लो, तो उसी में लिखा है भैया अशोक, कि अशोक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंगनहल्ली में भैया बौद्ध स्तूप भी है, क्या याद रखना है, यहाँ बौद्ध स्तूप भी है, इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कंगनहल्ली कर्नाटक में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त है, या ऊषर भूमि? बताएं। अभी तो मैंने बताया कि राज्य की भूमि को सीता भूमि कहती, तो सीता क्या राज्य भूमि से प्राप्त है? सीता कहलाती। इसको देख लेने वाला अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन भैया, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। मौर्य साम्राज्य हमने कंप्लीट करें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी भैया हिस्ट्री की, पॉलिटी की और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम के आपको देखने तो बहुत सारे मटेरियल हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।